नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश गोरक्षकर हूं और प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी से आपको सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे Q4 में ये कंपनीज के नतीजे कैसे होंगे, कैपिटल गुड्स सेक्टर पे क्या आउटलुक रहेगा, स्पेशली Q4 के नतीजे के बाद, और ओवरऑल इनका बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हुआ है। क्रूड के कीमतें गिरे हैं, कॉर्पोरेट्स अपनी कैपेक्स कम कर रहे हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कैपिटल गुड्स सेक्टर पे आता है। जो भी कंपनीज हम कवर करते हैं, जहाँ पे भी हमको थोड़े बहुत मैनेजमेंट से कमेंट्रीज मिली है, हम इस वीडियो में अभी आपको प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको एक अच्छी तरह से आइडिया आएगी कि ये सेक्टर का नियर टर्म और मीडियम टर्म आउटलुक कैसे रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कैपिटल गुड सेक्टर। दोस्तों, कैपिटल गुड सेक्टर का जो ओवरऑल आउटलुक है, वो हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने के लिए काफी खराब होने की उम्मीद है। इनफैक्ट अगर पूरा FY21 देखे तो हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी रिकवरी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये सेक्टर वैसे भी थोड़ी सी कमजोरी में पहले से चल रहा था, कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के पहले। और कोरोना वायरस होने के बाद हमने देखा है कि जिस प्रकार की दिक्कतें कॉरपोरेट्स को हुई है, अपने प्लांट्स उन्होंने शट डाउन किए हैं, कैपेक्स काटा है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कैपिटल गुड्स सेक्टर पे जरूर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो लॉकडाउन हो गया है और वो भी अक्रॉस पूरी तरह से कंट्री में हुआ है, इसका सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे आने वाला है। ये इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर ऑर्डर इनफ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नए ऑर्डर्स आते हैं तो ही इनका बिजनेस बढ़ता है, और नए ऑर्डर्स अगर बंद हो जाते हैं तो इनके लिए वर्किंग कैपिटल और बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात, काफ़ी कंपनीज है जो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिनका ज़्यादातर धंधा यूरोप, यूएस और चाइना रिलेटेड है। अभी यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि ये ऐसी कंपनियां हैं और ऐसे बिजनेसेस है जो काफ़ी तरह से बुरी तरह से पिटने की क्षमता रखते हैं, और ये सारा इनके मार्केट के प्राइसेस में अभी तक पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं हो चुका है। और इसलिए हम अभी कह रहे हैं कि जो रिकवरी होने की उम्मीद है कैपिटल गुड्स का, वो होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY21 रहेगी, लेकिन जो पूरी तरह से नॉर्मल सी की बात है, वो हमको FY22 में ही देखने को मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, तो अभी कैपिटल गुड्स में सप्लायर्स ज़्यादा है और डिमांड काफ़ी कम है। और देयरफॉर हमको लग रहा है कि ये जो ऑर्डर इनफ्लो का जो प्रॉब्लम है, वो शायद आपको कम से कम सितंबर के क्वार्टर तक देखने को मिलेगा। उसके बाद होपफुली थोड़ी सी नॉर्मल सी आपको इन कंपनीज में देखने को मिलेगी। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर और जो नेगेटिव सरप्राइज इस सेक्टर को फेस करना पड़ेगा, वो बेसिकली क्रूड के कीमतें हैं। क्रूड के कीमतें में कम से कम 60 से 65% का फॉल हमने क्रूड का प्राइस में देखा है। हालांकि क्रूड अभी करीबन $25-26 है, लेकिन ऐसा मानना है कि अगर क्रूड $15 से $25 में घूमता है, तो इन कंपनीज के लिए बहुत ही दिक्कत भरा मामला होगा। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट से जो इनको बिजनेस मिलता है, वो पूरी तरह से ठप होने की उम्मीद है। इनफैक्ट काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो मिडिल ईस्ट से काफ़ी बड़ा बिजनेस जनरेट करती है, तो इनके लिए दिक्कत ये होगी कि आने वाले समय में नए ऑर्डर्स काफ़ी कम होंगे, और इसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर पाइपलाइन और जो टेंडरिंग एक्टिविटीज है, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, ये हो सकता है कि कम से कम 20 से 30% की कटाई देखने को मिले। ऊपर से जो FY21 में सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, ये काफ़ी ऐसे कंपनीज है जो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स या अपने कंपोनेंट्स के लिए सप्लायर चेन खड़े कर चुके होते हैं, और ये लॉकडाउन के बाद इनकी सारी जो फैसिलिटीज है, वो कंट्री वाइड फैली हुई है। तो जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है, तब तक ये कहना मुश्किल है ये इन कंपनीज की नॉर्मल सी कभी आएगी। लेकिन अंदाजा है कि 6 से 8 महीने के बाद ही इनके पास पॉसिबली एक थोड़ा सा एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी री रेटिंग इन स्टॉक्स में आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कैपिटल गुड सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन जो इकोनॉमी में होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कोई भी कॉरपोरेट एक मुश्किल दौर में जब जाता है, तभी नॉर्मली वो अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं वो होल्ड पे रखता है। और ये सीधा इम्पैक्ट हमको ऑटोमोबाइल सेक्टर से दिख रहा है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से दिख रहा है, केमिकल सेक्टर से दिख रहा है। तो दोस्तों, क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेस में कटौती कैपेक्स की होती है, तब इसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट कैपिटल गुड्स पे देखने को मिलता है।
अभी कौन सी कंपनीज है जो इस क्वार्टर में अच्छा करेगी, खराब करेगी? पहली कंपनी जो हमारे रडार पे है वो बेसिकली है लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो ये इंडिया की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। कंपनी ने करीबन चौथे तिमाही में करीबन 14,500 से 30,000 करोड़ के ऑर्डर्स अनाउंस किए थे। और ये काफी अलग अलग सेक्टर से इनको ऑर्डर्स मिले थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, टी&डी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोकार्बन, वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सेगमेंट्स। दोस्तों, ऑर्डर मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए अभी कंपनीज को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है कि ये करंट लॉकडाउन और क्रूड ऑयल की कीमतें काफी मात्रा से गिरने के कारण इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो काफी धीमा पड़ने वाला है, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको इनके नंबर्स पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इनके लिए वर्किंग कैपिटल यानी जो कामकाजी खर्चे इनको जो मेंटेन करने पड़ते हैं, यहाँ पे भी प्रेशर होगा। और इसलिए शायद ये वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है ये भी शायद बढ़ने की एक्सपेक्टेशन आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। चौथी तिमाही की बात करें तो रेवेन्यू जो है यानी कामकाजी इनकम जो है वो करीबन 2% बढ़ने की अपेक्षा है, करीबन 29,880 करोड़। कामकाजी मुनाफे में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, करीबन 3,152 करोड़ आएगा, जो करीबन 2% नीचे फॉल दिखाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। और जो कामकाजी का बॉटम लाइन है, पीएटी है, इसमें आपको एक मार्जिनल 3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो करीबन 2,450 से 2,460 का फिगर में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए कि कॉर्पोरेट टैक्स कटौती होने के बाद ये फिगर आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स पहले जैसा 34% होता तो शायद ये भी फिगर नेगेटिव में होता। अभी एल को अगर हमको आगे इसका आउटलुक समझना है, तो दोस्तों मैनेजमेंट की जो ऑर्डर बुक गाइडेंस, ऑर्डर बुक इनफ्लो की जो कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पहले लास्ट 2-3 क्वार्टर से काफी लोगों का मानना था और हमारा भी मानना था कि ऑर्डर बुक इनफ्लो में उतनी ग्रोथ आ नहीं रही थी, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ऑलरेडी स्लो हो चुका था। और ऐसे लॉकडाउन के माहौल में हमको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि कमेंट्री अगर नेगेटिव हो तो स्टॉक में और थोड़ी गिरावट होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। दूसरा जो स्टॉक हमारे नजर पे है कैपिटल गुड सेक्टर में, वो है थर्मैक्स। दोस्तों, थर्मैक्स बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में ऑपरेट करती है, और इस लॉकडाउन में एक ऐसी कंपनी है जो बहुत भारी तरह से पिटने की अपेक्षा रखता है। हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट 30 से 40% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और ये एक्सपोर्ट मार्केट इन कंट्री से आता है जैसे कि डेनमार्क है, यूरोप है, इंडोनेशिया है। पूरी तरह से कोरोना वायरस आउटब्रेक इन कंट्रीज में आने के बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है, और इसलिए हमको लग रहा है कि नॉट ओनली ऑर्डर इनफ्लो बट इनका जो ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी तरह से इफेक्ट होने की संभावना रखना है। हमको लग रहा है कि कोरोना वायरस के कारण ऑपरेशन में काफी डिस्ट्रप्शन देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और ये सारा कुछ डेफिनेटली इनके नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होगा। तो हालांकि स्टॉक थोड़ा सा कमजोर जरूर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसे माहौल में जब ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्डर इनफ्लोज में काफी गिरावट आने की उम्मीद है आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए, ये स्टॉक में थोड़ी और गिरावट रिजल्ट्स के बाद आएगी तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू हमको लग रहा है करीबन 30% से गिरने की एक्सपेक्टेशन है, करीबन 1,300 करोड़ का आंकड़ा हमको लग रहा है कंपनी रिकॉर्ड करेगी। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कम से कम 48% ये गिरने की अपेक्षा है, जो होगा करीबन 92 करोड़। और दोस्तों, अगर हम पीएटी की बात करें तो पीएटी करीबन 80 करोड़ आने की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम पिछला क्वार्टर चौथी तिमाही पिछले साल देखें तो उसके हिसाब से करीबन 39 to 40% गिरावट आने की अपेक्षा है। यहाँ पे भी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज कमेंट्री में आएगी, लेकिन मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा कि ऑर्डर बुक इनफ्लो कितना है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कितना है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है आने वाले साल में कितना ग्रोथ रिकॉर्ड करने के लिए वो तैयार है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो आपको शायद और थोड़ी बिकवाली इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अभी हम आपको एक सरकारी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये ज्यादातर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है,
और यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जो डोमेस्टिक एग्जीक्यूशन है इस कंपनी का वो थोड़ा सा पहले 6 महीने FY21 में जरूर इम्पैक्ट होगा। इस कंपनी के लिए एक्सपोर्ट्स काफी बड़े हैं। इनफैक्ट अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया। अगर 9 मंथ यानी FY20 की देखें तो करीबन 54% एक्सपोर्ट से ऑर्डर इनफ्लो आए हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन में और ऑर्डर जो नए इनको मिलने वाले हैं इसके लिए जरूर थोड़ी सी दिक्कतें कंपनी को फेस करनी पड़ी। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली मार्जिन्स बट ऑर्डर इनफ्लो जो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के रहेंगे वो थोड़ा सा डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेंगे। हालांकि चौथे तिमाही में हमको लग रहा है कि इसका सीधा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके लिए जो लॉकडाउन था वो करीबन 23 मार्च से शुरू हुआ। काफी ऑर्डर्स इन्होंने इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो इसलिए हमको लग रहा है कि जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में आएगा वो करीबन काफी स्ट्रांग आएगा। रेवेन्यू करीबन 25% ग्रो करने की हमारी एक्सपेक्टेशन है, करीबन 767 करोड़ है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीबन 104 करोड़ आने की उम्मीद है, जो करीबन 11% पिछले क्वार्टर से ज्यादा होगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये मोरालेस मोटा मोटी वही नंबर आने वाला है, करीबन 120-123 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में लास्ट ईयर इन्होंने रिकॉर्ड किया था। दोस्तों इस कंपनी को सबसे बड़ा जो इवेल्युएटिंग फैक्टर रहेगा वो बेसिकली ऑर्डर बुक आउटलुक जो आने वाले 6 से 12 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट्स हिस्टोरिकल नंबर्स को नहीं देखेगी, मार्केट्स फ्यूचर को देखेगी। और इस कारण हमको लग रहा है कि यहाँ पे भी जो आउटलुक और कमेंट्री आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट इस स्टॉक प्राइस के लिए आगे देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी दूसरी कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे वो केईसी इंटरनेशनल है। केईसी इंटरनेशनल आरपीजी ग्रुप कंपनी है। और यहाँ पे इनका जो ज्यादातर धंधा है वो बेसिकली टावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में है। इस कंपनी का करीबन 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक मिडिल ईस्ट मार्केट के लिए एक्सपोर्ट्स है। और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक करीबन 10% का ऑर्डर बुक मिडिल ईस्ट से आता है, जो अभी इस समय जैसे मैंने पहले भी आपको कहा काफी थोड़ी दिक्कतें में है। और रिकवरी यहाँ पे होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर रहेगा। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 10% रेवेन्यू डेफिनेटली इनको मिडिल ईस्ट से आता है, तो ये डेफिनेटली थोड़ी सी चिंताएं हैं और जो ऑब्वियसली कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी सी चैलेंज और देंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि पहला अ, तिमाही जो होगा FY21 का वो काफी खराब होने की उम्मीद है। और रिकवरी जो है वो आपको होपफुली सेकेंड हाफ ऑफ FY21 में देखने को मिलेगी। इसलिए आने वाले 6 से 8 महीने के लिए तो हमको लग रहा है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे फोकस करेगी और ऑर्डर इनफ्लो पे कम करेगी, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो आना इनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो होने के लिए नॉर्मल सी होना बहुत जरूरी है। अभी अगर हम चौथी तिमाही की बात करें तो कंपनी ने करीबन 1047 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक जो अभी इनके पास है वो करीबन 10,870 करोड़ है। तो काम तो काफी इनके पास है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे सबकी नजर रहेंगी, जो आने वाले 3 से 6 महीने के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा। चौथी तिमाही की बात करें तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि रेवेन्यू करीबन 4 से 5% गिरने की एक्सपेक्टेशन है, जो करीबन 3,655 करोड़ आएगा। इबिटा की बात करें यानी कामकाजी मुनाफा, ये करीबन 15% गिरने की एक्सपेक्टेशन है, जो होगा करीबन 344 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमको लग रहा है एक 10% की फॉल आएगी, जो करीबन 175 करोड़ होगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली निवेशकों को क्लोज वॉच रखना चाहिए। कोई भी गिरावट में ये कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकती है, लेकिन नियर टू मीडियम टर्म के लिए। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन जिनको इस स्टॉक को लॉन्गर टर्म में खरीदना है तो मेरे ख्याल से Q4 के रिजल्ट्स के बाद हमको लग रहा है कोई कमजोरी अगर आती है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में ये जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों और एक कंपनी जो टीएनडी स्पेस में बहुत बड़ा योगदान करती है और पावर स्पेस में भी है, उसका नाम है कल्पतरू पावर और ट्रांसमिशन। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि जो नियर टर्म आउटलुक है वो काफी चैलेंजिंग रहेगा, काफी वीक रहेगा, क्योंकि इस कंपनी का करीबन 40% ऑर्डर बुक टीएनडी स्पेस से आता है। टीएनडी यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बेसिकली सारा इंटरनेशनल मार्केट से आता है, जैसे यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और बाकी वगैरह जो नेबरिंग कंट्रीज है। तो डेफिनेटली लॉकडाउन के कारण पहली बात तो इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा बढ़ेगा।
जो कस्टमर्स इनको पैसा देने टाइम पे देते थे वो भी अभी थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका जो ब्याज का खर्चा है आने वाले 12 से 15 महीने के लिए वो थोड़ा सा बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स है और जो एग्जीक्यूशन की बात है वो डेफिनेटली इनके वर्किंग कैपिटल पे और बैलेंस शीट पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालेगी, क्योंकि ये धंधे में वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम पे अगर पैसा कस्टमर देता नहीं है तो इनको बैंकों के पास जाना पड़ता है, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट ऑब्वियसली कर्जे के लोन्स पे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये डेफिनेटली आने वाले 6 से 8 महीने के लिए शॉर्ट टर्म चिंताएं रहेंगी। अगर हम चौथी तिमाही की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी रेवेन्यू करीबन 10% गिरने की एक्सपेक्टेशन है। करीबन 2253 करोड़ का फिगर हमको लग रहा है आएगा इस क्वार्टर में। और कामकाजी मुनाफा जो है वो करीबन 23% गिरने की एक्सपेक्टेशन है, जो करीबन 200 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। और जो बॉटम लाइन है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो करीबन 14% गिरने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। यहाँ पे हमारा अनुमान है कि कम से कम 115 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। बट आने वाले क्वार्टर्स में हमको लग रहा है कि शायद ये ड्रॉप और भी ज्यादा सख्त हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल है वो काफी पूरी तरह से पिट चुकी है। और यहाँ पे जो रिकवरी है वो हमको लग रहा है शायद सितंबर अक्टूबर के बाद ही होगी। और जो भी मैनेजमेंट का आउटलुक कमेंट्री आएगा चौथे तिमाही के रिजल्ट्स के बाद, उसके बाद ही स्टॉक में हमको लग रहा है निवेशकों को इसको देखना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी और बिजनेस के काफी अच्छे हैं। यहाँ पे भी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा वीकनेस जरूर रहेगा। दोस्तों अभी हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एआई इंजीनियरिंग। काफी लोग इस कंपनी को अच्छी तरह से जानते हैं। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों वो बेसिकली सीमेंट और मेटल सेक्टर को केटर करने के लिए। और ये ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड में सिर्फ नंबर 3 पोजीशन पे है। ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जहाँ पे कंप्लीट मोनोपोली है, मार्जिन इनके लिए बहुत अच्छे हैं, करीबन 25-26% के इबिटा मार्जिन एंजॉय करती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इनको भी चैलेंजेस और थोड़ा सा वीकनेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि करीबन 70% सेल्स दोस्तों एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 30% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। और जिस तरीके के कस्टमर बेस इनका है, जैसे कि यूएस में है, यूरोप में है, इनके लिए ऑब्वियसली रिकवरी मोड काफी दिक्कत भरा हो सकता है। इनफैक्ट इंडिया के ऑपरेशंस में भी हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है जैसे मेटल्स हो गया, सीमेंट हो गया, यहाँ पे भी ऑल दो प्लांट्स अभी स्लो एंड स्लोली स्टेडिली रिज्यूम हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल सी आई नहीं है। अ, इनका एक ही एडवांटेज है दोस्तों कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त है। और इस कारण हमको लग रहा है कि ये कंपनी बाउंस बैक भी उतनी ही तेजी से देगी। कर्जा ना होने के कारण इनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट की दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरी बात, इनके पास काफी कैश बैलेंस शीट पे है। हमने जैसे आपको पहले कहा था कि दोस्तों जो कंपनीज के पास बिल्कुल कर्जा नहीं है, काफी कैश है बुक्स पे, वो कंपनीज पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में जब बाउंस बैक आएगा वो भी काफी स्ट्रांग आएगा। और इसलिए ये कंपनी अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। नतीजों पे आते हैं, जो Q4 FY20 के एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे हमको लग रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीबन 30% गिरने की अपेक्षा है। यहाँ पे करीबन 625 करोड़ का अनुमान हमको लग रहा है टॉप लाइन में आएगा। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कम से कम 25% ड्रॉप आने की एक्सपेक्टेशन है, जो करीबन 145 करोड़ आने की उम्मीद है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 25% गिरेगा, जो करीबन 110 करोड़ होगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली हेडविंड्स नेगेटिव रहेंगे, लेकिन होपफुली हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY21 में जैसे नॉर्मल सी मेटल और सीमेंट सेक्टर में डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली होती है, तो इसमें रिकवरी भी काफी तेजी से आने की उम्मीद है। तो इसको डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। दोस्तों और एक कंपनी जो हमको काफी अच्छी लग रही है और हम ट्रैक करते हैं वो बेसिकली ग्रीव्स कॉटन है। ग्रीव्स कॉटन कंट्री का काफी सबसे बड़ा इंजन प्लेयर है, जो टू व्हीलर और बेसिकली थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए ओईएम सेगमेंट के लिए इंजन बनाता है, इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए इंजन बनाता है, एग्री सेगमेंट में भी है, काफी कंपोनेंट्स भी ये बनाते हैं। इनके लिए दिक्कत ये है कि ये सारे सेक्टर जो अभी ये केटर करते हैं, बेसिकली एग्री, इंडस्ट्रियल एज वेल एज ऑटो सेक्टर, यहाँ पे सारे सेक्टर्स ऑलरेडी काफी बुरी तरह से पिट गए हैं, डिमांड काफी वीक है। तो ये कोरोना का जो वायरस आउटब्रेक हो चुका है, इसका सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे आएगा। एक तो डिमांड कम है, दूसरा सप्लाई डिस्ट्रप्शन, इनके जो वेंडर्स है वहां से इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑटो सेक्टर जब तक पूरी तरह से फुल रिकवरी मोड में नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत बढ़ेगी। दूसरी बात जो ऑटो सेक्टर रिलेटेड है वो ये है कि अभी BS6 नॉर्म्स अप्रैल से चालू हो गए हैं। इसका भी इम्पैक्ट इनके वॉल्यूम्स पे होगा। हालांकि ये ग्रेजुअल एक प्रोसेस है और हमको लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में नॉर्मल सी जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये भी एक ऐसी कंपनी है जो अच्छे डिविडेंड देती है और जो बिल्कुल कर्जा मुक्त है। इनके पास भी करीबन 250-300 करोड़ की कैश है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, अच्छे डिविडेंड्स देती है और शेयर ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है। तो यहाँ पे भी अपने वॉच लिस्ट पे ये स्टॉक जरूर रखिए। अगर Q4 FY20 के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स कोई अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो करीबन 20% गिरने की एक्सपेक्टेशन है, जो करीबन 414 करोड़ आएगा। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीबन 30% गिरने की अपेक्षा है, करीबन 45 करोड़। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बॉटम लाइन है, यहाँ पे भी करीबन 25% डी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, जो करीबन 30-31 करोड़ आने की हमारी उम्मीद है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा वो बेसिकली एंड यूजर सेक्टर पे रहेगा। जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में रिकवरी आएगी, जैसे कि 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल यूजर्स और एग्री सेगमेंट में, तब आपको एक अच्छा बाउंस जरूर इस स्टॉक पे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हमको लग रहा है इस स्टॉक में इमीडिएटली निवेश ना करें, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, ये चौथे तिमाही के रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की काफी अच्छी है और ये बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो ये पैरामीटर से हमको लग रहा है जब बाउंस बैक आएगा तभी इक्वली अच्छा बाउंस बैक और अच्छी रेटिंग इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है कि जो देश के मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे देश का जीडीपी घटता है, कॉरपोरेट्स कैपेक्स कम करते हैं, एक्सपेंशन होल्ड पे रखते हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको कैपिटल गुड सेक्टर पे देखने को मिलेगा। और ये सेक्टर में इमीडिएटली ग्रोथ आता नहीं है, क्योंकि कई खर्चा एक्सपेंशन करने के बाद जो इम्पैक्ट इनके टॉप लाइन पे आता है वो बेसिकली धीरे धीरे आता है। तो ये जो सेक्टर है हमको लग रहा है कि 8 से 12 महीने के लिए थोड़ा सा सुस्त जरूर रहेगा। और यहाँ पे जो रिकवरी की जो साइंस है वो हमको शायद नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलेगी और पूरी तरह से रिकवरी FY22 में ही देखने को मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि जो भी सेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, केमिकल्स है, जहां पे भी कॉर्पोरेट कैपेक्स कट जाता है वो डेफिनेटली इस सेक्टर के लिए एक नेगेटिव बात है। क्योंकि अगर एक्सपांशन नहीं होता है तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड सेक्टर के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो में फर्क पड़ेगा। और अगर ऑर्डर इनफ्लो टाइम पे नहीं आता है तब डेफिनेटली इनके लिए इंक्रीमेंटली टॉप लाइन और प्रॉफिट ग्रोथ बनाना एक मुश्किल वाला काम होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि या जब तक IIP ग्रोथ, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ता नहीं है और मैक्रो इकोनॉमी के आंकड़े सुधरते नहीं है, तब तक कैपिटल गुड सेक्टर जो काफी क्लोजली लिंक्ड है इन मैक्रो पैरामीटर से, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी और सुस्ती इस सेक्टर में देखने को मिले। तो ओवरऑल एक 6 से 12 महीने का अगर कोई व्यू लेता है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा पैसा बनेगा। बट हाँ, अगर अगले 2 साल का व्यू है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही निवेश करें और पूरी तरह से जो रिकवरी आएगी वो हमको लग रहा है FY22 से ही आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दोस्तों अब उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, जो हमने कैपिटल गुड सेक्टर पे आपको बताया है। आगे भी हम आपको ऐसे काफी इन्फॉर्म्ड वीडियोस प्रेजेंट करेंगे जो कंपनी रिलेटेड होंगे, जो सेक्टर रिलेटेड होंगे। इस वीडियो का जो भी आपका फीडबैक है, क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जरूर इनको आंसर करेंगे। और ऐसे अच्छे वीडियोस जो आपको पसंद आते हैं वो रेगुलरली प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।